दोस्तों नमस्कार। बिहार में आखिरी और दूसरे चरण के मतदान की केवल एक दिन का समय रह गया है। 11 नवंबर को बिहार के दूसरे चरण के मतदान होने वाले हैं, जिसमें कि 22 जिलों में 122 सीटों पर चुनाव होना है। मतदान 11 तारीख को होगा, यानी कि मंगल के दिन आखिरी चरण का मतदान होंगे। पूरी तरीके से दोनों ही गठबंधन यानी एनडीए और महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी है। जहां एक तरफ एनडीए के जितने भी प्रदेशों में सरकार है, वहां के मंत्री और बड़े बड़े दिग्गज नेता बिहार में चुनाव प्रचार के लिए आए। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी यानी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ साथ उनके सभी सांसद, लगभग दिग्गज सांसद बिहार में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। जबकि महागठबंधन की तरफ से वो एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो सिर्फ एकता दिखाने के लिए बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनका एक ही संदेश है कि इंडिया ब्लॉक और महागठबंधन अब जहां भी चुनाव होगा वहां एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को टक्कर देने की प्रयास करेंगे। और यहां पर बिहार में दिखा भी कि किस तरीके से महागठबंधन एकजुट होकर एनडीए के खिलाफ में चुनाव में उतर चुका है और पूरी तरीके से टक्कर दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि एनडीए की अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। लेकिन जब एक चरण का मतदान हुआ और उनको एहसास होने लगा कि अब बिहार में वो बात नहीं रह गई जो प्रधानमंत्री मोदी पिछली बार अपने चुनावी प्रचार के दौरान देखते थे और लोगों को अपने से कनेक्ट करते थे। इस बार उन्हें लग रहा कि बिहार में उनका जादू कुछ कम हो गया है। वैसे प्रयास उन्होंने पूरे किए, विकास से शुरुआत करके अब वो आखिरी दौर में घुसपैठ किए, मुस्लिम हिंदू मंदिर मस्जिद इन सब मुद्दों पर आखिरकार उतर ही गए। और इस सब के साथ में उत्तर प्रदेश के मुखिया चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से जाते ही धार्मिक उन्माद फैलाना शुरू किया और उनका एक ताज़ा बयान जो उन्होंने कहा कि पंक्चर जोड़ने वालों की वजह से प्रदेश की विकास की गति धीमी पड़ जाती, बंद हो जाएगी, ऐसा हम होने हरगिज़ नहीं देंगे। यानी सीधे सीधे वो हिंदू मुस्लिम करते नजर आए। ये भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से मीडिया में गुपचुप आहट हो रही है कि प्रदेश में सरकार बदलने की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। ये बात वोटिंग के दौरान जो प्रशासनिक अफसर हैं उनका भी अपना बदलाव देखा जा रहा है। वो आंख बंद करके सत्तारूढ़ दल को मानने को तैयार नहीं है। जैसा कि विजय सिन्हा जो कि डिप्टी सीएम थे, उन्होंने अपने एक इलाके के एसपी को फटकार लगाते हुए कहा कि वो सत्ता में आने वाले हैं फिर से, तब तुम फिर से देखेंगे। यानी कि वो धमका रहे हैं प्रशासनिक अफसरों को कि हमारी सत्ता एक बार फिर आने वाली है, तब हम तुमसे निपट लेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और न जाने कितने भी नेता हैं, अखिलेश यादव की जो रैलियां हो रही हैं उनमें साफ दिख रहा है कि वो अब जनता बदलाव की ओर अपना रुख बना चुकी है। यही समझकर प्रधानमंत्री मोदी ने अब 2 दिन पहले ही बिहार चुनाव से दूरी बना ली। अब पूरी तरीके से बिहार की कमान अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में है। जिस तरीके से वो चुनाव के पहले चरण तक सिर्फ अपनी बात कहते थे, यानी कि जब उनसे सवाल किया जाता था कि एनडीए का चीफ मिनिस्टर फेस कौन है, तो वो हमेशा गोलमोल जवाब देते थे। कहते थे जब
सीटें जीत के आएंगी तब विधायक दल का नेता चुना जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रथम चरण के चुनाव होते हैं वैसे ही आप पूरे प्रधानमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री और अमित शाह से लेकर हर व्यक्ति नीतीश कुमार को आगे करके उनके कंधों पर सवार होने की बात करते हैं। अब वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पर कहते हैं ना दिल्ली में कोई सीट खाली है और ना बिहार में। इस समय वर्तमान में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। यानी कि उनकी जो शुरुआत में जो चाल थी कि चेहरा नीतीश कुमार होंगे, लेकिन जब चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद वो मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी के किसी नेता को आगे बढ़ा देंगे। लेकिन जब हालात उन्होंने हाथ से बाहर होते देखे तो उन्होंने एक बार फिर से नीतीश कुमार को केंद्र में लाने की कोशिश कर दी है। और इस बात की साफ लोगों को पता चल रहा है कि बिहार में बीजेपी बिना नीतीश के एक कदम भी चल नहीं सकती है। और इस बात को नीतीश कुमार भली बात समझते हैं। उन्होंने भी अपने कड़े तेवर दिखाते हुए ये साफ कर दिया है कि बिहार में शेर बूढ़ा जरूर है, लेकिन बूढ़ा होने से नहीं बल्कि उनके तेवर उतने ही सख्त हैं जितने कि आज से 10 साल पहले होते थे। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि नीतीश कुमार के बिना बिहार की राजनीति के बारे में सोचना भी मुनासिब नहीं है। भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, आजादी के जय घोष बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार, आत्मनिर्भर भारत के परचम बा बिहार। देश के सुरक्षा हो या देश के विकास, बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन। बिहार वो धरती है जिसने सदियों तक देश का नेतृत्व किया है। बिहार वो धरती है जिसने एक से बढ़कर एक प्रतिभावान व्यक्तित्व मां भारती को दिए हैं। और ये सच्चाई है, जब जब बिहार समृद्ध रहा है तब भारत समृद्ध रहा है। इसलिए मैं विकसित बिहार। 80 लाख वोटर कम हैं, इस पर कोई बात नहीं। 1,30,00,000 से अधिक वोटर के पते संदिग्ध हैं, इस पर कोई जवाब नहीं। और जश्न मनाया जा रहा है, SIR पूरा हो गया। ऐसा ही पूरा करना था तो अपने कमरे में बैठकर लिस्ट बना देते। योगेंद्र यादव ने लिखा है कि जो अंतिम सूची आई है उसमें 24,000 वोटर की एंट्री में जिब्रिश है, यानी अ ब स य र ल व कुछ भी लिखा हुआ है नाम की जगह। इस टाइप की उलूल जुलूल एंट्री है। स्त्री, पुरुष और ट्रांसजेंडर के अलावा 6,000 वोटर का लिंग किस श्रेणी में है पता नहीं चलता। 2 लाख से ज्यादा वोटर के पतों के आगे कुछ भी नहीं लिखा है या मकान का सही नंबर नहीं है, योगेंद्र ने अपने लेख में बताया है। देखा जाए तो बिहार में 24 लाख घर ऐसे हैं जहां 10 से अधिक लोग रहते हैं। चुनाव आयोग खुद ऐसे पतों को संदिग्ध मानता है, लेकिन इस तरह के पते वाले वोटर अंतिम सूची में आ गए हैं। इन उदाहरणों को देते हुए योगेंद्र यादव का कहना है कि क्या इस तरह की सूची को आदर्श सूची आप कह सकते हैं। योगेंद्र यादव ने प्रोविजनल तौर पर लिस्ट के अध्ययन के बाद यह सब लिखा है कि इस हाल में सूची को देखना उदास करता है। डुप्लीकेट वोटर की संख्या 5 लाख बताई है योगेंद्र ने, लेकिन रिपोर्टर्स कलेक्टिव की आयुषी कार और विष्णु नारायण ने अपनी जांच में 14,35,000 वोटर का डुप्लीकेशन पकड़ा है। यानी इन मतदाताओं की एंट्री में वोटर नंबर अलग अलग है, मगर वोटर का नाम और माता पिता का नाम हूबहू दिया गया है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की यह रिपोर्ट आपको किसी हिंदी अखबार में नहीं मिलेगी। क्या इस सवाल का जवाब नहीं मिलना चाहिए कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ड्राफ्ट सूची के आधार पर बिहार के पिपरा में एक ही पते पर 509 मतदाताओं को पकड़ा, लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई तो उस पते पर
505 मतदाता अभी भी दर्ज हैं। ड्राफ्ट सूची में जिस पते पर 459 मतदाताओं की एंट्री थी, अंतिम सूची में उसी जगह पर 442 मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव का दावा है कि अगर आयोग और उसके कर्मचारियों ने असल में घर घर जाकर मतदाताओं का वेरिफिकेशन किया होता तो ऐसी त्रुटियां देखने को नहीं मिलती। अपलोड करके मैं आपके सिग्नेचर चेक करके आपको बता दूंगा, ये फ्रॉड है। साधारण भाषा में कहूं, टोटल ये चल रहा है एकदम कागजी काम। चलिए मैं आपसे मतलब कि एक सीधा सवाल पूछता हूँ, हाँ। ये क्यों फ्रॉड हो रहा है? अगर आपके हिसाब से फ्रॉड है, क्यों? देखिए, फ्रॉड इसलिए है सर कि मैं उन बेचारों को बिल्कुल दोष नहीं देता, ना मैं सीईओ को दोष देता हूँ, ना बेचारे बीएलओ को दोष देता हूँ। अगर दिल्ली में बैठ के आप तुगलकी फरमान निकालोगे और ऊपर से दिल्ली से फ़ोन करोगे, अभी मेरे को नंबर दिखाओ, अरे नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, तो भाई बेचारा बीएलओ क्या करेगा? आपने देखा होगा इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट छपी है, बीएलओ का मकसद होता है ना, इनका मकसद मंशा क्या है? मंशा ये बताइए ना इस बार। आप राजनीति पे सवाल पूछ रहे हैं, आप भी राजनीति में, मैं भी राजनीति में। क्यों नहीं? देखिए, महाराष्ट्र में और बाकी स्टेट्स में वोटर लिस्ट में हेराफेरी हुई, लेकिन वो परचून की हेराफेरी थी, पीछे के दरवाजे से हेराफेरी हुई, बढ़ा दी गई वोटें। वोट बढ़ी, किसी को पता नहीं लगा, ऑपोजिशन को भी पता नहीं लगा, रिजल्ट आने के बाद उन्हें पता लगा, पिछले दरवाजे से कर दिया। फिर उसके बाद ऑपोजिशन ने खूब शोर मचाया कि ये तो फ्रॉड हो रहा है। आप लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन के बीच में लगभग 50 लाख से ज़्यादा वोट बदल गए, है ना। 40 नेट 40 थे, लेकिन मान लो 48 लाख बढ़े और 9 लाख कटे, मतलब कुल 56-7 लाख का हेराफेरी हो गई। ऑपोजिशन ने पंगा उठाया, बिहार पे अब अलर्ट हो गए। तो अब पिछले दरवाजे की चोरी तो हो गई है मुश्किल, तो उसका क्या तरीका है? अब आप फ्रंट डोर से कीजिए। ये फ्रंट डोर से वोटर लिस्ट पे कब्जा करने और चुनाव की चोरी करने का खेल है। अब आप कहेंगे खेल तो बीजेपी का होगा, बेचारा इलेक्शन कमीशन कहाँ से आ गया इसके बीच में? लवासा साहब, मैं कुछ नहीं कहता, मैं तो कोई भी व्यक्ति कहेगा, और ये बात टीवी के ऊपर लोग कहते हैं इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो भी है वो जीतना चाहते हैं चुनाव। सर मैं तो कहता इतना ही हूं, कह सकता जब टीवी पे मैं सुनता हूँ अरे इलेक्शन कमीशन का फैसला है, वो तो स्वतंत्र है, मुझे वो याद आता है कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। क्या खेल हो रहा है आप बताइए? इलेक्शन कमीशन डिसीजन लेता है, बीजेपी के लोग जस्टिफाई करते हैं। कोर्ट में आप उस दिन हियरिंग हुई, जी हाँ, कोर्ट में हियरिंग हुई, कोर्ट का फैसला आया, आधे घंटे में बीजेपी ने क्लैरिफाई करके स्पिन दिया और सारे मीडिया ने उस स्पिन को चलाया। ये हो क्या रहा है इस देश के अंदर? अभी आते वक्त मैं एक चुटकुला पढ़ रहा था, खराब है लेकिन इजाजत दीजिएगा। वो चुटकुला कहता है कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के साथ कोएलिशन नहीं किया है, ये बिल्कुल अफवाह है। इलेक्शन कमीशन ने तय किया है कि हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। अब इस तरह के चुटकुले चल रहे हैं, आप बताइए क्या स्थिति हो गई? लवासा साहब, बिहार की मंत्री कौन बनेगा? देखिए, आप कंफ्यूजन फैलाने का प्रयास न करो। ये पूरा मामला कहां से शुरू होता है मैं कहता हूं। लालू जी की बहुत मन की इच्छा है कि इनके बेटे एक बार मुख्यमंत्री बन जाए, और सोनिया जी की भी मन की इच्छा है कि उनका बेटा पीएम बन जाए। मैं आज दोनों को कहना चाहता हूं, बिहार में और दिल्ली में कहीं जगह खाली नहीं है। यहाँ नीतीश बाबू बैठे हैं, वहाँ मोदी जी बैठे हैं, आपके बेटों के लिए कहीं जगह खाली नहीं है। और हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन एनडीए गठबंधन में नहीं। तो इसका मतलब वही चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे? मैंने बहुत स्पष्टता से कहा है कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। डिप्टी सीएम बिहार में चुनाव की जैसे ही आहट हुई और कमान प्रधानमंत्री मोदी ने ली, आते ही उन्होंने एसआईआर के बारे में कहकर घुसपैठिए का डर दिखाना शुरू कर दिया और ये खुले तरीके से, पूरी तरीके से ये कहना शुरू कर दिया कि बिहार में घुसपैठियों को बाहर निकाल कर रहेंगे। एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग ने 70 लाख वोटर्स के नाम काटे और चुनाव आयोग की ये कदम ताल साफ जाहिर होती थी कि वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के इशारे पर जिस तरीके से चुनाव के पहले 2 महीने पहले वोटरों की काट छाट करना शुरू कर दी और उनको लगा कि जहाँ जहाँ उनके खिलाफ में वोटिंग है, जो लोग करते हैं उनको निशाना बनाकर लगभग 70 लाख वोटरों की कटिंग की गई। इनमें सबसे ज़्यादा 50% मुस्लिम समाज के लोग थे
और चुनाव के पहले चरण में साफ दिखा कि बहुत सारे लोग वोटिंग बूथ पे पहुंचे और वहां पर जाने के बाद उनको पता चला कि उनका वोट काटा जा चुका है। इससे जनता में बड़ा ही रोष है। और जहां एक तरफ चुनाव आयोग एसआईआर के बारे में अपनी पीठ थपथपाते नहीं चूक रहे थे, वहीं पर एसआईआर की अनियमितताएं और धांधलियों का खुलासा पहले चरण में देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी घुसपैठियों को बड़ा इशू बना रहे थे, लेकिन जब चुनाव आयोग से पूछा गया कि कितनी संख्या में घुसपैठी आपके हिसाब से आए, चुनाव आयोग इस बारे में कोई भी आंकड़ा देने से में सफल नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठियों को ही मुख्य मुद्दा बनाते रहे, लेकिन जब ये देखा गया कि एसआईआर का केवल एक ही मिशन था कि सत्तारूढ़ दल के विरोधियों को किसी ना किसी तरीके से कमज़ोर किया जाए, जिससे कि उनके जो फेवर में वोट ना करने वाले उनको वोटर लिस्ट से ही गायब कर दिया जाए और अपने जो लोगों को, यानी जो भाजपा के समर्थक लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया। ऐसे बहुत सी चीज़ें सामने देखने में आई कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व सांसद राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने दिल्ली में चुनाव के बाद एक बार फिर से बिहार में जाकर चुनाव में भाग लिया और वोट डाला। ऐसे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता सामने आए जिन्होंने दिल्ली में चुनाव के वक्त इसी साल फरवरी में वोट दिया और जब बिहार में नवंबर में चुनाव हुए तो वहां जाकर भी उन्होंने वोट दिया। साफ पता चल रहा है कि ये एक राजनीतिक साजिश के जरिए बहुत सारे लोगों को दिल्ली से या किसी भी प्रदेश से ले जाकर उस प्रदेश में ले जाया जाता है जहां पर चुनाव होने रहते हैं। जैसा कि हरियाणा से देखा गया कि 4 ट्रेन भरकर लगभग 6000 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को हरियाणा से बिहार भेजा गया। उसके पीछे टिकट भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कराई। तो इसके पीछे भी लोगों को समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों करेगी। ऐसा तब किया जा सकता है जब उसे कोई राजनीतिक लाभ दिखने को मिल रहा है। यही वजह अपोजिशन ने इस बात को लेकर मुद्दा बनाया और ये प्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपोजिशन के वोट कटवाती है और अपने समर्थकों को बाहरी प्रदेश से लाकर किस तरीके से वोटर लिस्ट में अपने नाम जुड़वाती है, जिससे कि इनको दोहरा लाभ मिलता है। एक तो विपक्षियों के वोट कटते हैं, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को वोटर लिस्ट में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जीत हासिल होती है।